क्या आपका टफेस्ट फेज रहा? आपको कहीं लगा कि अब क्विट कर देना चाहिए? आगे क्या करेंगे, रिसर्च टाइम पे कंप्लीट हो पाएगी क्या, या फिर उसके बाद क्या करेंगे, कहाँ पे ज्वाइन करेंगे, तो उस सब का सोचने में थोड़ा सा स्ट्रेस होता है। हर पीएचडी स्कॉलर के साथ है मेरे ख्याल से कि पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है पीएचडी अगर कोई करने जा रहा है तो मैं जो भी एग्जाम देना है दो, बस ऑक्यूपाइड रहो। कहीं ना कहीं खाली रहना ऐसा डिप्रेसिंग सा हो जाता है, खुद की मेंटल हेल्थ के लिए भी नहीं अच्छा है। ऐसा यूजीसी ने अब मैंडेटरी नहीं कर रखा है, पहले तो इट वाज इन नॉर्म्स, बट अभी आप फ्री हो क्योंकि बहुत प्रेशर हो जाता है। जॉब में आने के बाद मेंटल स्ट्रेस उनका इतना बढ़ जाता है कि ये काम, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट। बिल्कुल मेरे लिए पर्सनली ऑनलाइन बहुत अच्छा था, और मुझे लगता है कि मेरे जैसी बहुत सारी लड़कियों के लिए ऑनलाइन ज्यादा अच्छा रहेगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप घर पे हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू उत्कर्ष यूजीसी नेट। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष यूजीसी नेट के प्लेटफॉर्म पर। आज हमारे साथ हमारी जो पॉडकास्ट सीरीज चल रही है, तो टुडे वी हैव सौम्या त्रिवेदी मैम, जो कि जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है दिसंबर 2023 में, एंड करेंटली शी इज परसुइंग हर पीएचडी in marketing from University of Lucknow. Also, Soumya ma'am has published several research papers and also participated in 4 international and national conferences. So we are very glad, Soumya ma'am, that you have joined today. We are very grateful कि आपने अपने समय निकाला इतने busy schedule में से, and today you have joined for the podcast. Thank you so much for joining, Soumya ma'am. Thank you, Shivanshi. Such a lovely introduction. I'm so glad that we are here connecting for a good reason, of course. Yes. Let's begin. And a point to be noted that Soumya ma'am is my मतलब she was my senior in college, और मेरी journey में throughout she has supported a lot. So ma'am, could you briefly introduce yourself? Uh, as she said, I'm Soumya Trivedi. I'm born and brought up in Sitapur district. It's nearby Lucknow. I did my graduation from National PG College, जहाँ पे मुझे शिवांशी मिली as a junior, and then I completed my PG, that is MCOM in marketing specialization from Banaras Hindu University. उसके बाद मैंने सोचा कि यूजीसी नेट ट्राई करते हैं, एंड देन आई क्लियर्ड यूजीसी नेट इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड देन जेआरएफ इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। ओके, तो पहले आपका नेट हुआ था, उसके बाद यस, जेआरएफ। जब आपने यस। एग्जाम दिया था मैम, तब क्या वो पीएचडी एंट्रेंस वाला क्राइटेरिया था यूजीसी नेट में? नहीं नहीं, उसके बाद आया। मैंने 2023 में दिया था, तो अच्छा, तब दो ही कैटेगरीज थी। यस। ओके। तो Soumya ma'am, what has inspired you to choose marketing as your domain in PhD? लाइक व्हेन आई वाज इन मास्टर्स, तो मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं कि मुझे पीएचडी करनी है, मास्टर्स में नहीं था। तो तब मुझे मार्केटिंग पसंद था मोर देन फाइनेंस और अकाउंट्स, फॉर मैनी रीजंस। जैसे कि इसमें बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस होते रहते हैं। मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा नोवेल्टी है एज कम्पेयर टू फाइनेंस और अकाउंट्स और एचआर। एचआर में भी है, बट मुझे मार्केटिंग में इंटरेस्ट था, तो मैंने करा उसमें स्पेशलाइजेशन। उसके बाद पीएचडी का तो सोचा नहीं था। तो जब पीएचडी में आए तो ये था कि मैंने सेकेंड ईयर ऑफ मास्टर्स में मार्केटिंग ही पढ़ाई करी है, तो उसके ही देखती हूँ अंदर क्या क्या हो सकता है, क्या नया चल रहा है। तो मैंने फिर बहुत सारी चीजें देखी, और सारे जितने भी इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे मिल रहे थे, सारे मार्केटिंग रिलेटेड ही थे। तो ओके, फिर मैंने इसको चूज किया। ओके। तो आपका जेआरएफ कॉमर्स में है? हाँ, कॉमर्स में मेरा जेआरएफ है। ओके। तो सौम्या मैम, आपका हमेशा से ही रिसर्च स्कॉलर बनने का प्लान था, या फिर आपका जो करियर है वो ओवर टाइम इवॉल्व होता गया? क्या आपने पहले से सोच रखा था कि आप रिसर्च और एकेडमिक्स में आएंगे? नो नो, नॉट एट ऑल। मैंने कभी नहीं सोचा था, और अब मुझे लगता है कि बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं इस फील्ड में आई। बट मास्टर्स में मैंने जैसे बताया कि मास्टर्स तक में मेरा ये नहीं था कि मुझे यूजीसी नेट देना है। मेरे क्लासमेट्स थे, मेरे फ्रेंड्स थे, वो सारे अपेयर हो रहे थे इन सारे एग्जाम्स के लिए, क्योंकि मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर से ही लोग अपेयर होने लगता है फॉर यूजीसी नेट। तो उस टाइम पे मुझे था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। तो और कोविड भी आया हुआ था जब मैं मास्टर्स में थी, तो उसी टाइम पे आया था फर्स्ट वेव। तो मेरा ये था कि कर लेते हैं, सिविल सर्विसेज की प्रेप करते रहेंगे। बट एट दैट टाइम
इतना कुछ चल रहा था कि लोग जॉब्स के लिए जा रहे हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, और मैं 6 महीने पढ़ के एकदम मुझे लग रहा था कि मेरी कोई सोशल लाइफ नहीं है, कुछ नहीं है। तो और एज़ अ बैकअप मैंने सोचा कि मैं एक बारी देखती हूँ कि यूजीसी नेट का सिलेबस वगैरह क्या है, मास्टर्स कर रखा है, बीएचयू के एंट्रेंस में भी अच्छे खासे मार्क्स थे एंड लोगों ने बोला कि इसी तरह से रहता है इसका भी एग्ज़ाम पेपर 2। तो मैंने सिलेबस गो थ्रू किया, मुझे लगा डूएबल है, कर लेते हैं, देखते हैं। तो बस फिर मैंने यूजीसी नेट निकाला, फिर जेआरएफ निकाला, तो तब तक मुझे इंटरेस्ट आ गया था रिसर्च में, तो फिर मैंने जॉइन किया। ओके। तो जब आपने सबसे पहली बार अपना जेआरएफ का रिजल्ट देखा, व्हेन यू फर्स्ट सॉ योर रिजल्ट, तो क्या था आपका रिएक्शन? वर यू एक्सपेक्टिंग, वर यू वेरी श्योर कि मेरा जेआरएफ तो हो जाएगा इस अटेम्प्ट में? तो मैंने जब नेट के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तब मुझे था कि मेरा नेट हो जाएगा, पर जब मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट जेआरएफ के लिए दिया एंड ऑनेस्टली पहले मेरा ये था कि मैं मुझे बस नेट क्लियर करना है एंड आई विल गो फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब। मुझे पीएचडी नहीं करनी, या अभी पता नहीं कि मैं उतना टाइम दे पाऊंगी, उतना कमिटेड रह पाऊंगी, तो मेरा ये था। तो जब मैंने नेट क्वालिफाई किया तो सबने बोला कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया तो शायद अगली बार जेआरएफ हो जाए, ट्राई करते हैं। तो मैंने जब सेकंड अटेम्प्ट दिया तो जिन्होंने दिए हैं 2023 के एग्जाम्स, उन्हें पता होगा कि जून वाला भी और दिसंबर वाला भी एकदम डिफरेंट पेपर था। टफ वो एग्जाम था क्वेश्चन वो। पेपर, हाँ, टफेस्ट कह सकते हैं, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम और जून और दिसंबर 2023। तो मैं पेपर दे के आई, मुझे लगा इससे अच्छा तो लास्ट वाला ही गया था। तो फिर एक्सपेक्टेड नहीं था, फिर आंसर की आई तो उसमें भी मार्क्स बहुत अच्छे नहीं थे, पर फिर सबका ये था कि इस बार कट ऑफ कम ही कम जाएगी क्योंकि सबका ही खराब गया है। तो फिर जब रिजल्ट आया तो बहुत बहुत ज़्यादा खुश थी मैं कि अरे जेआरएफ हो गया है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था। अनएक्सपेक्टेड सा था। तो उस समय आपके आसपास हाँ, कौन लोग थे? कैसा रिएक्शन रहा जब आपने रिजल्ट देखा? मैं घर में थी एक्चुअली थ्रू आउट ये इसकी प्रिपरेशन मैं घर पे ही थी। तो इट वाज़ रिजल्ट आया मेरा 18th जैन 2024 को। यू स्टिल तो रिमेंबर द डेट? यस, यस, क्योंकि मैं सुबह सो रही थी और उस टाइम पे एग्ज़ाम ये वाला हो चुका था। एकदम रेस्ट कर रहे थे हम लोग, तो मैं सो रही थी थोड़ा देर तक और मैं जब उठी हूँ सुबह तो ऐसे मैसेजेस पड़े थे कि रिजल्ट आ चुका है। तो मैं नींद में थी और मैंने खोला और वही कि अनएक्सपेक्टेड था। मैंने बस खोला, फिर मैंने 2 बार चेक किया, अच्छा फॉर जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ, फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाइड हूँ। फिर बहुत खुश हुई, नीचे गई, अपने मम्मी-पापा को शेयर किया कि मेरा जेआरएफ हो गया है। That's really nice. तो सौम्या मैम, what has been your preparation journey? What was your overall preparation journey नेट और जेआरएफ के लिए? क्या आपकी सेम अप्रोच थी या फिर किस तरीके से आपने प्रिपरेशन करी अपनी? कितने आवर्स आप डेडिकेट करते थे अपनी प्रिपरेशन के दौरान? हुँ। एक्चुअली जब मैंने शुरू किया तो मैंने ऐसा सडनली सोचा कि कर लेते हैं, ये इसका सिलेबस देखा तो फ़ेब 2023 के फ़ेब के एंड में मैंने देखा कि ये सिलेबस है, तो पेपर 2 तो ऐसा था कि हाँ, पढ़ा है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ सब पढ़ा ही है। पेपर 1 थोड़ा-सा नया था, बट मैंने बताया कि मैं सिविल सर्विसेज़ का भी देख रही थी, हाँ, तो कुछ चीज़ें उससे मैच। मुझे आ रही थी पहले से, हुँ, हाँ, ये चीज़ें तो मैंने पढ़ रखी हैं। हुँ, फिर मार्च से मैंने स्टार्ट किया, तो मार्च में मैंने एक पास में लाइब्रेरी थी, वो जॉइन कर ली कि जाऊँगी तो वहाँ पे एटलीस्ट कुछ घंटे डेडिकेटेड पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे मैं घर पे थी, तो ऐसा चाहिए था थोड़ा-सा स्पेस हाँ। खुद के लिए। वहाँ पे फिर मैंने 5 टू 6 आवर्स के लिए जॉइन कर ली थी लाइब्रेरी, क्योंकि आप अगर 6 घंटे के लिए जॉइन करते हो, बैठते हो, तो उसमें आप 4 घंटे, साढ़े 4 घंटे ही पढ़ पाओगे ढंग से। बीच में ब्रेक्स लेते हैं लोग, फिर कुछ खा लिया, थोड़ा-सा खुद को रेस्ट दिया, थोड़ा-सा, इतना दिमाग प्रोडक्टिव नहीं रहता कि आप 6 घंटे बैठे हो तो 6 घंटे पढ़ रहे हो। हुँ, तो 4 साढ़े 4 घंटे मेरा बस ये था कि मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँ फॉर दिस अटेम्प्ट, कि मैं एग्ज़ाम में बैठूँ तो मुझे पता रहे कि कहाँ से क्वेश्चन्स आ रहे हैं एंड दिस इज़ फर्स्ट अटेम्प्ट, तो मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही इससे। हुँ, एंड उतना अगर केयर फ्री होके एग्ज़ाम देते हो तो प्रेशर नहीं रहता है, तो आई गेस अच्छा जाता हुँ, है। तो फिर मैंने पहला तो बिना प्रेशर के ही एग्ज़ाम दिया था कि दे के आते हैं, देखते हैं कैसा है, क्या है, नेक्स्ट में ट्राई करेंगे। तो पीवाईक्यूज़ मैंने कर लिए थे।
पेपर 1 के तो मैंने बस पीवाईक्यूज किए थे फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट, हम्म। और पेपर 2 मैंने सिलेबस कवर किया था पूरा यूट्यूब से। मैंने दोनों अटेम्प्ट में कुछ कोई कोर्स नहीं परचेज किया, सारा यूट्यूब से किया था। तो टॉपिक वाइज करके थोड़े थोड़े नोट्स बना लिए, ज्यादा से ज्यादा चीजें मैंने मगअप करी इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। मैंने लिखा भी नहीं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, टाइम कम था। तो मैंने बस याद किया है, वीडियोस देखे हैं, रिवाइज किया है थ्रू द वीडियोस ओनली। फिर मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में नोट्स बनाए हैं, उसको फिर जो भी चीजें रह गई थी, और सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने एक मॉक टेस्ट लिया था। तो बस मैंने मॉक टेस्ट दिया है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं और थोड़े से नोट्स बनाए। तो That's it. आपने अपने हैंड रिटन, मतलब कुछ बच्चे होते हैं PPT से सारा पढ़ लूंगा, हैंड रिटन नोट्स की जरूरत नहीं है, तो हैंड रिटन नोट्स की क्या इंपॉर्टेंस है एक एग्जाम क्लियर करने में, वो आप थोड़ा सा बच्चों को बताइए। हैंड रिटन नोट्स काफी इंपॉर्टेंट है, मेरे पर्सपेक्टिव से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीपीटीज में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, और इस एग्जाम में कुछ सेक्शंस हैं जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप हर चीज पे, और कभी कभी ऐसे सेक्शन से आ जाते हैं जो एकदम अनएक्सपेक्टेड होता है, तो ऐसा नहीं है फिर हमें सारा ही पढ़ना है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। तो जो इम्पोर्टेंट चीज है उनके लिए नोट्स बना लेना चाहिए, और उसके अलावा जो है एक बारी गो थ्रू कर सकते हैं फॉर फ्रॉम द पीपीटीज, बट ऐसा नहीं है कि सारा पीपीटी से पढ़ना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जाती है। मैंने अपने जो नोट्स बनाए थे वो सारे नोट्स 10 A4 साइज पेपर बोथ साइड मैंने लिखा था, बस उतना ही था सारे सब्जेक्ट्स का। तो वो 20 पेजेस के नोट्स में ही जो था वो सारे सब्जेक्ट्स ऐसे 20 पेजेस शॉर्ट शॉर्ट सा लिख के एकदम क्रिस्प और शॉर्ट की आखिरी में बस एक बार गो थ्रू कर लिया तो सारा रिवाइज हो जाएगा। वही एग्जाम टाइम पे बस वो मेरे काम आ जाए, तो वैसा था। नोट्स मेकिंग भी बहुत समझ पाते हैं हाँ, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बहुत, मैंने इवन जो फर्स्ट अटेम्प्ट में नोट्स बनाए थे वो थोड़ा सा मुझे लगा ना जब दूसरी बार पढ़ रही थी कि ये कितना सारा लिख लिया है मैंने, तो मैंने दूसरी बार में उन सब चीजों को भी हटाया, क्योंकि बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें होती हैं जो हमें नहीं काम आती, तो आप उनको करेक्ट करते रहो थ्रू आउट द टाइम। बिल्कुल। आपकी प्रिपरेशन जर्नी में सौम्या मैम ऐसा कौन-सा सब्जेक्ट था पेपर 1 में और पेपर 2 में जिससे आपको डर लगता था? जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया है ना, क्योंकि वो एकदम नया होता है उनके लिए, यस, मास्टर्स में नहीं पढ़ा होता है, कभी नहीं पढ़ा होता है, तो वहाँ पे कहीं कुछ बच्चों को दिक्कत आती है। आपके साथ ऐसा कौन-सा सब्जेक्ट है जिसमें आपको थोड़ा डर लगता था? मुझे एक्चुअली फर्स्ट पेपर में तो किसी सब्जेक्ट से उतना डर नहीं लगा, बट पेपर 2 जो कि जिसमें नहीं लगना चाहिए, पर उसमें ना स्टैट्स के क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में जो आपने जो पढ़ा है उससे काफी डिफरेंट होता है। तो हर बार के मैंने पीवाईक्यूज देखे कि मैंने टॉपिक्स तो सारे कवर कर रखे हैं, स्टार्स पूरा पढ़ रखा है, बट जो कुछ क्वेश्चन है स्टार्स के वो ऐसे है ना कि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड से, वो समझ ही नहीं आ रहा है, तो मुझे स्टार्स से डर लगता था, जबकि मुझे रिसर्च में स्टार्स पे बहुत काम करना है, सारा स्टार्स ही है वो, बट उससे मुझे डर लगता था। पेपर 1 में अगर अच्छी डीआई नहीं आई है तो मुझे लगता था कि मेरे 5 मार्क्स चले जाएंगे, ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे। तो उसका मुझे थोड़ा सा उसको लेके मैं रहती थी नर्वस कि डीआई पहले नहीं करूंगी, डीआई बाद में करूंगी, ऐसा। हाँ, तो मैम जैसे अभी डीआई की बात हुई है, तो डीआई के लिए बच्चों को सही अप्रोच क्या रखनी चाहिए? क्या वो डीआई उनको डेली सॉल्व करनी चाहिए एक, या फिर मतलब एग्जाम टाइम में सॉल्व करनी चाहिए? तो आपकी क्या अप्रोच रही थी डीआई को लेके, कि आपने प्रैक्टिस किया था उसको, कैसे किया था? मैंने डीआई पे फिर बहुत फोकस नहीं किया, क्योंकि दोनों ही अटेम्प्ट में मेरे पास कम टाइम था। फर्स्ट में तो था ही नहीं, तो मैंने बस देख ली थी कुछ कुछ डीआईज की, अच्छा ऐसे ऐसे करना है तो हो जाएगा एग्जाम में, तो ओके, नहीं हो पाएगा तो बाकी चीजें कर लेते हैं, जो नहीं हो पा रहा है उसके पीछे क्यों पढ़ना है। फिर सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने देखा कि डीआई से 5 नंबर 5 क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो करते हैं इस पे कुछ। तो मैंने लास्ट में 1 महीना जब बचा था, तो जितने भी पीवाईक्यूज में डीआई आया था वो मैंने करा था प्रैक्टिस बहुत ज्यादा, कि थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग लगता है जब आप करने लगते हैं, तो फिर मैंने किया था उसको प्रैक्टिस लास्ट के 1 महीने में थोड़ा बहुत। आपके जून वाले अटेम्प्ट में ही एग्जाम कैंसिल हुआ था क्या? जून में मेरे में नहीं हुआ था, वो नेक्स्ट ईयर हुआ था, अच्छा, तो ओके, मेरा दैट तो हो वाज गया। 2024 आई गेस। यस यस यस। ओके, तो इस दौरान जो भी आपने प्रिपरेशन करी है,
क्या आपका टफेस्ट फेज़ रहा? आपको कहीं लगा कि अब क्विट कर देना चाहिए या फिर ऐसा कुछ जो आपको बहुत लगा हो कि अब मेरे से शायद नहीं हो पा रहा है, तो क्या कोई टफेस्ट फेज़ रहा आपकी जर्नी में? अ, अभी ड्यूरिंग द पीएचडी कह सकते हैं कि कभी-कभी लगता है कि क्या कुछ और कर लेना चाहिए था। मतलब ऐसा अभी आगे का सोचते हैं कि आगे क्या होगा? आगे क्या करेंगे? रिसर्च टाइम पे कंप्लीट हो पाएगी क्या? हुँ, या फिर उसके बाद क्या करेंगे? कहाँ पे जॉइन करेंगे? तो उस सब का सोचने में थोड़ा-सा स्ट्रेस होता है। बट जब प्रिपरेशन कर रही थी तो उस टाइम पे नहीं लग रहा था क्योंकि मुझे पढ़ना पसंद है, मैं पढ़ रही थी तो मैं कुछ ना कुछ नया सीख रही थी। एंड बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा दोनों एग्ज़ाम्स को होने में, हाँ, क्वालीफाई करने में। तो उस टाइम पे नहीं ऐसी फीलिंग आई कि क्विट करना है। बट अभी लगता है कि क्या कुछ और कर सकते थे क्या, जो थोड़ा-सा जल्दी हो जाए। कभी-कभी वो वाली फीलिंग पेशेंस। आती है ना, हाँ, कि अब तो टाइम लग रहा है ज़्यादा। हाँ, ओके। तो ये हर पीएचडी स्कॉलर के साथ है मेरे ख़्याल से कि पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पीएचडी अगर कोई करने जा रहा है तो। हुँ, राइट। एग्ज़ैक्टली। मैम आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग जैसे हमने बात करी कि आप 6 आवर्स डेडिकेटली आपने जॉइन कर रखा था लाइब्रेरी एंड यू डेडिकेटेड योर टाइम देयर एंड यू यूज्ड टू स्टडी। तो क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आप हमारे व्यूअर्स को रिकमेंड करेंगे जो कि नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? तो कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो उनको याद रखने चाहिए ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन? अ, सबसे पहले तो अगर वो मास्टर्स में कर रहे हैं, ड्यूरिंग मास्टर्स अपनी प्रेप कर रहे हैं, तो वो मास्टर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ें और उनको अप्लाइड वे में टैकल करने की क्वेश्चंस को कोशिश करें, क्योंकि जो हम पढ़ रहे होते हैं और जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें बस यही डिफरेंस होता है कि वो मोर अप्लाइड वे में पूछते हैं क्वेश्चंस हुँ, एनटीए वाले। हुँ, तो वो एमसीक्यू प्रैक्टिस साथ ही साथ कर लें और अच्छे से अपना सिलेबस पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी। और उसके अलावा तो फर्स्ट सेमेस्टर से ही वो एग्ज़ाम्स देना स्टार्ट कर दें, जिसमें कि उनकी प्रैक्टिस होती रहे। बिल्कुल। तो लास्ट सेमेस्टर तक अगर एग्ज़ाम क्वालीफाई हो जाता है, तो आपको ब्रेक नहीं लेना पड़ेगा, आप तुरंत पीएचडी जॉइन कर सकते हो। ऑल्सो मास्टर्स में जो प्रोफ़ेसर्स होते हैं, उनसे रिसर्च कैसे करनी है, रिसर्च रिलेटेड जो भी डिसर्टेशन होते हैं, उनमें अपना इंटरेस्ट दिखाएँ, उनको अच्छे से करें, क्योंकि बाद में अगर पीएचडी करनी है, तो आपको डिसर्टेशन का एक एलैबोरेटेड वर्ज़न है, जो कि हुँ, आपको थीसिस है, वो लिखनी है, हुँ। तो उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे जब ग्रेजुएशन में एनरोल कर रहे होते हैं तो उनको आइडिया नहीं होता है कि उनको फ्यूचर में क्या करना है, ठीक है? वो बहुत यस। ब्लैंक होते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि आगे मास्टर्स भी वो एनरोल मास्टर्स में कर लेते हैं, तब भी उनको नहीं पता होता है कि आगे क्या करना है। इसलिए हम ये पॉडकास्ट सीरीज़ लेकर आए हैं कि आपके थ्रू और आपके जैसे और भी जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं, जेआरएफ क्वालिफाइड हैं, उनके थ्रू बच्चों को क्लैरिटी मिले कि भई कैसे क्या करना है। तो हुँ। आई होप कि ये सेशन बच्चों के लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा, जिस तरीके से आप बच्चों को गाइड कर रही हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मैम जो यूजी, पीजी में पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, जिनके बहुत ही ज़्यादा मतलब सिर्फ़ 55 तक स्कोर बन रहा है। तो क्या उन वो कर सकते हैं क्लियर अगर वो प्रिपरेशन करें? हाँ, ऑफ़ कोर्स कर सकते हैं। पीजी में तो मैंने कॉमर्स बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाई करी, क्योंकि मैं सिविल सर्विसेज़ का देख रही थी। मुझे था कि क्यों कर रही हूँ? कभी-कभी तो मुझे ये भी लगता था कि मैं एमकॉम क्यों कर रही हूँ? हुँ, एमए कर लेना चाहिए था ह्यूमैनिटीज़ के किसी सब्जेक्ट से। हुँ, तो मुझे नहीं इंटरेस्ट था। फिर जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे लगा कि अगर मैं मास्टर्स में ये सारी चीज़ें कर लेती तो शायद मेरे लिए इतना नया नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें थी वो बहुत नई लग रही थी, पर हुँ, मुझे इंटरेस्ट भी शायद इसलिए आ रहा था क्योंकि वो नई थी। अगर मैंने उनको सबको पढ़ रखा होता बहुत अच्छे से और फिर अगर एग्ज़ाम नहीं निकलता तो मुझे लगता है इतने टाइम से सेम चीज़ पढ़ रही हूँ, फिर भी नहीं हो रहा है, क्या है? हुँ। तो वो नया था और मुझे नया पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है कि ये नया है तो कर लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं। तो वैसा ही था, तो ऐसे ही बच्चों को करना चाहिए जो पहले नहीं पढ़े हैं, उन्होंने बाद में पढ़ाई शुरू करी है, तो यूट्यूब चैनल्स को देखें और ऑफ़लाइन अगर उनके पास मटेरियल है पहले से कुछ भी तो उसको पढ़ें और पीवाईक्यूज़ सबसे पहले पीवाईक्यूज़ देखें और उसके बेसिस पे अपनी पढ़ाई शुरू करें, हो जाएगा आराम से 6 मंथ्स में कर लेंगे।
कुछ बच्चे होते हैं मैम जो जिनको ये भी लगता है कि भाई सिर्फ थ्योरी पढ़ ली तो वो एग्जाम क्लियर कर सकते हैं और वो पीवाईक्यूज पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, लेकिन जैसा मेरा भी पर्सनल ओपिनियन और जब जितने भी लोग हैं वो ये कहते हैं कि पीवाईक्यूज, तो मैम पीवाईक्यूज कितने साल तक के लगाने चाहिए या क्या इंपॉर्टेंट रोल है पीवाईक्यूज का, तो वो आपके एक्सपीरियंस के थ्रू कैसे आपने किया वो एक बार बताइए। पीवाईक्यूज मेरे लिए तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर पीवाईक्यूज ही कर लो और 10 years के, तो बहुत अच्छे से एग्जाम हो जाएगा कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने पीवाईक्यूज कर लिए हैं। पर 5 years के तो मिनिमम करके ही जाना है, क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहा है। हाँ 10 साल पहले थोड़ा सा डिफरेंट था, पर पहले 5 years के पीवाईक्यूज को टारगेट करो। उसके बाद टाइम बच जाता है तो 5 years के और ज्यादा पीवाईक्यूज, और पेपर 1 के तो बहुत सारे अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट। सब्जेक्ट्स के हो रहा है, एक शिफ्ट में ही वो इतने सारे हो जाते हैं। तो पेपर 1 पूरा पीवाईक्यू बेस्ड कर लेना चाहिए, और पेपर 2 पीवाईक्यू, कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी और मॉक टेस्ट, इतना बिल्कुल कर लिया है तो अच्छे से हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बच्चों को डर लगता है कि भाई मैं जेआरएफ कैसे कर पाऊँगा क्योंकि टॉप 1% का ही हो पाता है। लेकिन अगर उन्होंने कंसिस्टेंट रहे हैं, मेहनत करी है तो मैम हो जाएगा, राइट? राइट, राइट। हाँ, तो आपके जर्नी में सौम्या मैम, हू हैज़ सपोर्टेड यू द मोस्ट? आपका बिगेस्ट सपोर्ट थ्रू आउट द जर्नी क्या रहा? पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स? पेरेंट्स और मेरे फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये रहता है कि मैं अपने दोस्तों से कनेक्टेड रहूँ, कुछ हुँ, भी चल रहा है। हुँ, अगर मेरा ये था कि ये एग्ज़ाम दे सकती हूँ क्या? मेरे फ्रेंड्स ने बोला, "हाँ, दो, निकल जाएगा, क्यों नहीं निकलेगा?" मेरे फैमिली का भी यही था कि हुँ, ठीक है, तुम्हें जो भी एग्ज़ाम देना है दो, बस ऑक्यूपाइड रहो कहीं न कहीं। खाली रहना ऐसा डिप्रेसिंग सा हो जाता हुँ, है, खुद की मेंटल हेल्थ के लिए भी नहीं अच्छा है। तो बिल्कुल। मैं पढ़ रही थी, मेरे घरवाले, मैं पूरे टाइम घर पे ही थी, और मुझे वो सबसे अच्छा लगा कि उस टाइम पे मैं अगर घर पे नहीं होती, बाहर होती, तो शायद थोड़े से डिस्ट्रैक्शंस होते। बट घर पे रह के फ़ोकस्ड। पढ़ना, फोकस स्टडी करना अच्छा अपॉर्च्युनिटी थी मेरे लिए। बिल्कुल। इस दौरान जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो सोशल मीडिया को कैसे हैंडल किया? क्योंकि बच्चे आजकल क्या है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि रील्स में एडिक्ट हो गए हैं, देखे जा रहे हैं या फिर पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आपकी क्या अप्रोच थी उसको हैंडल करने के लिए? क्या आप एक्टिव थे या फिर आपने बंद कर दिया था? मैं एक्टिव थी शायद, क्योंकि मुझे शाम को सोने से पहले थोड़ी देर मैंने इंस्टाग्राम चला लिया, फिर सो गई। तो वो मेरी हैबिट थी, तो शायद मैं यूज़ कर रही थी, मुझे बहुत याद नहीं है। बट मेरा ये था कि मैं लाइब्रेरी जब जा रही हूँ, तो उस टाइम पे मुझे नहीं खोलना है सोशल मीडिया, और मुझे वहाँ पे अपना जो भी आज का टारगेट है वो कंप्लीट करना है। और इन केस मेरा लाइब्रेरी में वो टारगेट नहीं कंप्लीट हुआ है, तो मैं घर आके, मेरे पास इनफ टाइम रहता था, 6 घंटे के बाद भी इतना सारा टाइम है, तो मैं आके उसको कंप्लीट करती थी। जब वो सारा कुछ हो जाता था, फिर मैं सोशल मीडिया खोलूँ, मैं कुछ भी करूँ, मूवी देखूँ, मुझे बिल्कुल अपने भी गिल्ट नहीं फील होता था। टारगेट्स पे कंप्लीट करती थी। उसके यस, बाद आप सोशल मीडिया, तो यस। बैलेंस्ड रहता था। हाँ, मुझे ये था कि मुझे ये करना है पहले आज, तो उस टाइम पे मेरा मन ही नहीं लगता था कि मैं कुछ और भी खोल के देखूँ। फिर जब वो कंप्लीट हो गया है, उसके बाद कुछ भी करूँ, तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता था कि अच्छा, मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया है, फिर मैंने ये भी देख लिया है, तो मैं सोशली भी कनेक्टेड हूँ और मैं ये काम भी कर रही तो हूँ। आपके जो टारगेट्स होते थे, वो आप एक रात पहले लिख लेते थे या फिर मतलब उसी मॉर्निंग आप डिसाइड करते थे कि आपको क्या-क्या पढ़ना है? एक रात पहले मैं डिसाइड कर लेती थी, रात में सोने से पहले एक बारी, कि आज मैंने ये पढ़ा है और मुझे कल ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। और मेरे पास 3 महीने का टाइम था। जब मैंने मार्च में शुरू किया जून अटेम्प्ट के लिए, तो मार्च, अप्रैल, मई, और वो एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट था, एकदम कुछ भी नहीं मुझे आइडिया था। 3 महीने का टाइम था, तो मुझे ये था कि सारा पहले तो मुझे सिलेबस कवर करना है, पेपर 1 का, पेपर 2 का, फिर रिविज़न करना है, पीवाईक्यूज़ करने हैं। तो इतना सारा मैंने ऐसा सेट कर रखा था कि मुझे ये करना है। उसमें होली भी पड़ रही है, उसमें फेस्टिवल्स भी पड़ रहे हैं, तो मेरे पास टाइम ही नहीं था कुछ और सोचने का, करने का। बस ये काम मैंने आज करा है, ये काम मुझे कल करना है, दैट्स इट। बिल्कुल, ऐसे ही हर एस्पिरेंट जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कभी-कभी स्ट्रेस में चले जाते हैं कि भाई पढ़ना, 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 तो थोड़ा-सा सोशल मीडिया मैनेज कर लेना चाहिए।
हाँ, नॉट लाइक दैट कि मतलब आपको पता होता है कि आप कितनी देर में क्या कंप्लीट कर सकते हो। हुँ, तो आपको कोई टॉपिक ईज़ी लग रहा है, वो आपने जल्दी कर लिया। जैसे मैंने ये टारगेट किया कि ये 10 लेक्चर हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से, तो मुझे आज करना है ये कंप्लीट। वो लेक्चर्स में उतना कुछ ख़ास था नहीं। थोड़ा-सा चीज़ें पहले से आ रही हैं, 2x पे लगा के जल्दी से देख लिया। तो ये हुआ कि कवर भी हो गया है, मेरे को ये टॉपिक भी आ गया है और अब मेरे पास टाइम है कि मैं थोड़ा-सा आज अपने फ्रेंड्स को टाइम दे सकती हूँ। हुँ, अपना कुछ भी पेंडिंग है, 2 दिन से मे बी नहीं खोला हो इंस्टाग्राम, तो देख लेती हूँ क्या चल रहा है। ओके, बस रेस्ट। और राइट, जब आप नहीं यूज़ करते हो, उतना एक्टिव नहीं होते हो, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता भी नहीं है लगता सोशल नहीं है। मीडिया। देख वो तो लिया वो और है हो कि गया। एक बार कर यूज़ ही कर रहे हैं तो हाँ। थोड़ा एडिक्टिव रहता है, व्हेन लेकिन यू आर एक्टिवली यूजिंग ना कि फ़ोटो पोस्ट करी है, स्टोरी लगाई है, तब आप हाँ, रिपीटेडली देख रहे हो क्या कमेंट्स आए, क्या हुआ, हाँ, तो हाँ, आपको बस चेक करना है, कर लिया। राइट। मैम आपकी पीएचडी अभी करंटली यू आर इन व्हिच ईयर ऑफ पीएचडी? थर्ड ईयर। आई ओके, हैव कंप्लीटेड 2 इयर्स इन ओके, मार्च। एंड यू हैव published how many research papers? 4 research papers. Very nice, that is very impressive. What are the biggest challenges that you are facing in your PhD journey, ma'am? अ, आगे कैसे करना है, कैसे इंटरप्रिटेशन होगा, डेटा कैसे कलेक्ट हो पाएगा। अभी जैसे मैंने 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, तो अभी आरएम वाला जो चैप्टर आ रहा है, वो टफ होता है, क्योंकि आपको डेटा कलेक्ट करना है, उतना डेटा मिलना चैलेंज होता है। फिर उस डेटा से इतनी इन्फॉर्मेशन किस तरह से निकालनी है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स यूज़ करने होते हैं, टूल्स यूज़ करने होते हैं। तो वो वाला जो पार्ट होता है, वो थोड़ा टफ होता है। और कुछ नया लिखना, उसके लिए ना बहुत कुछ पढ़ना होता है। तो उसको पढ़ रहे हैं, उसको किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसा सब ओपन टू ऑल नहीं होती। तो डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज़ का एक्सेस चाहिए होता है, उसको पढ़ने के लिए। तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं कि आपने ढूँढ के रखा है कुछ पर आप नहीं पढ़ पा रहे हो, तो उस बिल्कुल, टाइम दिमाग में चलता रहता है कि कैसे होगा ये, कैसे आगे लिखेंगे, 2 लाइन भी लिखनी है तो उसके लिए बहुत रिसर्च करनी है। बिल्कुल। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पीएचडी करना चाहते हैं तो ऐसी कौन-सी चीज़ है जो उनको पता होनी चाहिए बिफोर एनरोलिंग टू पीएचडी? यस, सबसे पहले तो ये कि टॉपिक अगर उन्हें चूज़ करना है, तो उन्हें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उन्हें पीएचडी करनी है, वो सस्टेन कर पाएँगे 5 साल या दैट्स नहीं। सबसे और इम्पोर्टेंट। वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर उनको नहीं इंटरेस्ट आ रहा है, तो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है पीएचडी करना। आप नेट क्वालीफाई करके बहुत सारे करियर पाथ्स हैं, चूज़ कर सकते हो। और अगर पीएचडी भी करनी है और उन्हें ये है कि मुझे पता नहीं है कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो पहले वो पढ़ाई करें। लिटरेचर रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट है। उन्होंने बहुत सारे पेपर्स देखे होंगे, पेपर्स देखेंगे वो लोग, तो फिगर आउट करेंगे कि हुँ, क्या कर सकते हैं, क्या किस एरिया में हमको थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, फिर उसमें और इंटरेस्ट डेवलप करें। वो थीसिस पढ़ें, वो सिनॉप्सिस पढ़ें, जितनी भी अवेलेबल है ऑनलाइन। फिर वो फिगर आउट करें कि अच्छा ऐसे काम करना है, तो मैं ऐसे कर पाऊँगा, ये ब्लूप्रिंट है, ये सारा कुछ करना पड़ेगा, तो ये डूएबल है, ये इंटरेस्टिंग है, नहीं है। फिर उसके बाद वो टॉपिक ढूँढ के फिर अपना रिसर्च चालू करें। बिल्कुल। बहुत सारे बच्चों को मैम जैसे मास्टर्स में तो कुछ पता नहीं होता है कि भाई प्रपोज़ल कैसे बनाते हैं, हुँ, पहली हुँ। चीज़। दूसरी चीज़ ये कि एक बार उन्होंने प्रपोज़ल बना लिया, अब उन्हें ये नहीं पता है कि भाई कितना रेलेवेंट है, कैसे क्या? तो जब वो इंटरव्यू में जाते हैं, तो वो जो पैनल मेंबर्स वहाँ पर बैठे होते हैं इंटरव्यू के दौरान, वो किस तरीके के क्वेश्चन्स करते हैं, कैसे इंटरव्यू में अपीयर करना चाहिए और क्या क्या कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें रिसर्च प्रपोज़ल में ध्यान रखनी चाहिए हमारे एस्पिरेंट्स को बिफोर एनरोलिंग पीएचडी सो तैयारी करने थोड़ा-सा गाइड कीजिए। ओके। तो इंटरव्यू पैनल में वो बेसिकली ये चेक करते हैं कि आपको रिसर्च करनी है, आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस है क्या कि आप रिसर्च करना चाहते हो जिस टॉपिक पे, उस पे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। हुँ, उन्हें बस वही चेक करना होता है। बाद में जो टॉपिक सिलेक्शन वगैरह होता है, वो लॉन्ग प्रोसेस है, वो सबकी एग्रीमेंट से ही होता है। तो उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए कि आपने कोई टॉपिक चूज़ किया है, पढ़ के कहीं से भी। पहले तो आइडिया नहीं होगा कि कैसे चूज़ करना है, तो एआई इसमें हेल्पफुल होता है। आप पूछ सकते हो
उससे कि कैसे रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, वो इतना गाइड कर देगा। उससे ये नहीं पूछना है कि क्या टॉपिक रखना है, बट उससे ये कि किस तरह से सेलेक्ट करना है। फिर आपको गूगल स्कॉलर है, ऐसे तो शोध गंगा, शोध गंगोत्री वगैरह भी हैं, तो आप कहीं पे भी जाइए, देखिए कि किस किस चीजों में लेटेस्ट रिसर्च हो रही है। गूगल स्कॉलर पे लेटेस्ट रिसर्च पेपर्स पड़े हुए हैं, वो सारे पढ़िए। उसमें अगर कोई आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट का पेपर है तो उसको पढ़ के उसके जैसा टॉपिक या उससे रिलेटेड डिफरेंट इंडस्ट्री में, डिफरेंट सेक्टर में ऐसा टॉपिक फ्रेम करिए। फिर उसके बाद उस पर सिनॉप्सिस बनाइए, और उस सिनॉप्सिस में जो कुछ भी डाला है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपकी हाइपोथेसिस है, जो भी है, वो जाके आपको वहां पे वर्ड टू वर्ड आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या लिखा है। वो क्वेश्चन सारे आपके सिनॉप्सिस से ही आते हैं। प्लस आपने जो भी मास्टर्स में कर रखा है, कुछ कुछ क्वेश्चंस वो लोग उससे भी पूछेंगे। बहुत सिंपल रहता है, बस ये रहता है कि आपने अगर कुछ भी टेक्निकल यूज किया है तो वहां पे उसको आप एक्सप्लेन कर पाओ। अगर आपने ये बोला है कि आपने रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं, तो किसका रिसर्च पेपर है, कैसी रिसर्च थी, क्या फाइंडिंग्स थी, थोड़ा बहुत उसका आइडिया होना चाहिए। बाकी आपको आपके टॉपिक का आइडिया होना चाहिए, उससे रिलेटेड लेटेस्ट क्या चल रहा है उसका आइडिया होना चाहिए। तो वो एग्जाम्पल सीख करते हैं। एक रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए मैम मिनिमम जैसे कितने रिसर्च पेपर्स तक एक बच्चे को पढ़ने चाहिए? मैंने तो बहुत सारे रिसर्च पेपर्स नहीं पढ़े थे ऑनेस्टली। मैंने 3-4 रिसर्च पेपर देखे थे, वो भी ऐसे रिलेटेड टॉपिक के। फिर मुझे लगा कि अच्छा, मैंने एथिकल कंज्यूमरिज्म से रिलेटेड लिया था, तो उस टाइम पे ऐसे पतंजलि का केस, मैगी का केस ऐसा चल रहा था, तो एथिकल प्रैक्टिसेस से रिलेटेड था। मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, मैंने सोचा कि इस पे कर सकते हैं, इसको मैं डिफेंड कर पाऊंगी। यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी है मेरे पास रियल लाइफ, तो रिसर्च कर सकते हैं इस पे। बाकी मुझे भी नहीं आइडिया था कि कैसे क्या होगा, बस मुझे ये पता था कि ये टॉपिक है और ये ऑब्जेक्टिव्स हैं और इसको मुझे एक्सप्लेन करना है। तो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे कि कैसे करेंगे, कौन सा टूल लगाएंगे। तो ये किसी को नहीं पता होता है कि क्या टूल लगाना है, किस टाइप की आपकी रिसर्च होगी। आप ये बता सकते हो कि आप प्राइमरी डेटा लोगे, आप सेकेंडरी डेटा लोगे, तो ये सारा सिनॉप्सिस में लिख के जाते हैं हम। तो ये आपको वैसे ही बोल देना है कि प्राइमरी डेटा पे करेंगे, कैसे करेंगे, पर क्यों किया आपने, ये क्यों लिया, ये तो आपको ही बताना है खुद से कि आपने ये टॉपिक क्यों लिया है। तो उसके आपके पर्सनल रीजंस के अलावा कुछ ऐसे सोशल या फिर सोशल वेलफेयर के रीजंस हो सकते हैं, मार्केटिंग ओरिएंटेड रीजंस हो सकते हैं, कुछ भी, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है। व्हाट डू यू थिंक सौम्या मैम कि रिसर्च स्कॉलर्स क्या गलतियां करते हैं? व्हाट आर द बिगेस्ट मिस्टेक्स दैट रिसर्च स्कॉलर्स कॉमनली मेक ड्यूरिंग देयर पीएचडी जर्नी? टॉपिक सिलेक्शन टॉपिक सिलेक्शन। एंड गाइड सिलेक्शन आल्सो। ओके, तो ये दोनों दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, टॉपिक सिलेक्शन तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी मुझे फील होता है कि मैं दूसरा टॉपिक ले सकती थी क्या। तो फिर इवन ये भी मेरे इंटरेस्ट का टॉपिक है, बट समटाइम्स ये होता है ना कि आपने एक चॉइस करी, फिर आपको लगता है कि ये छोड़ दिया तो ये ज्यादा अच्छा था क्या, तो वैसी वाली फीलिंग आती है कभी कभी। तो टॉपिक सिलेक्शन ऐसा कि आप बहुत बार उससे रिलेटेड चीजें पढ़ लीजिए, बहुत बार प्रीवियस जितना भी लिटरेचर है पढ़ लीजिए, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा ना, स्टक हो जाएंगे कि कुछ मिल नहीं रहा है, आगे कैसे करना है। आपके पास अगर एक ब्लूप्रिंट रहता है तो आप बहुत इजी हो जाती हैं चीजें, कि दूसरे आदमी ने इस तरह से कर रखा है तो मैं इस तरह से कर सकती हूँ। पर अगर नहीं रहता है कुछ आइडिया तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए बहुत नॉवेल टॉपिक्स अवॉइड करते हैं लोग। उसके अलावा बहुत ज्यादा पुराने टॉपिक्स भी अवॉइड करते हैं लोग, तो बहुत क्योंकि ज्यादा उस टॉपिक टॉपिक के सिलेक्शन। साथ हमें 4-5 साल रहना है उस सेम यस, टॉपिक के बहुत साथ। इम्पोर्टेंट है, उससे रिलेटेड आपको कुछ भी पढ़ना है तो फिर ये वाली चीज आती है कि बहुत बोरिंग हो रहा है, कैसे पढूं इसको, बिल्कुल। नहीं हो पा रहा, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज पब्लिशिंग रिसर्च पेपर्स ड्यूरिंग पीएचडी जर्नी? क्या स्टूडेंट्स को एक चीज जो है कि वो उनको अपने दिमाग में रखनी चाहिए वाइल पब्लिकेशंस के लिए भी, कि मतलब वो कैसे अपने रिसर्च पेपर्स को पब्लिश करना कितना इम्पोर्टेंट है, और वो पब्लिकेशन से रिलेटेड क्या चीजें हैं जो उनको पता होनी चाहिए? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि अगर वो नया कुछ पढ़ रहे हैं तो उनके दिमाग में आइडिया आ जाएगा कि इस पे मैं लिख सकता हूँ। पर पब्लिकेशन होना वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। पब्लिकेशंस बहुत
दिन तक आपने पेपर भेजा है, रिव्यू ही नहीं मिल रहा है उसका, फिर उसके बाद कब जाके पब्लिश हो रहा है। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप अच्छा कुछ नया लिखिए और उसमें बहुत वैलिड, अच्छी, ऑथेंटिक सी इंफॉर्मेशन के साथ कीजिए पेपर। उसका टाइटल जो हो वो थोड़ा अपीलिंग सा हो। और उसके अलावा क्या पूछा तुमने कि कैसे, क्यों इम्पोर्टेंट क्यों है ये इम्पोर्टेंट है पब्लिकेशन? रिसर्च पेपर यस। पब्लिश करना? तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपका प्रोफाइल, आपका पीएचडी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप जहाँ पे भी जाओगे आपसे पूछेंगे कि आपने कितने पेपर्स पब्लिश किए हैं, उससे एपीआई स्कोर बनता है। बिल्कुल। उसके अलावा अगर अच्छे जर्नल्स में किए हैं, स्कोपस में कितने किए हैं, एबीडीसी लिस्टेड जर्नल्स में कितने, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने अच्छे जर्नल्स में किए हैं कि कोई ऐसा ही बेसिक सा जर्नल है उसमें कर दिया है पेपर पब्लिश। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन आगे कहीं भी होगा तो वहाँ पे पेपर पब्लिकेशंस की बहुत वैल्यू होती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पब्लिकेशन। और ऐसा यूजीसी ने अब मैंडेटरी नहीं कर रखा है, पहले तो इट वाज इन नॉर्म्स, बट अभी आप फ्री हो, क्योंकि बहुत प्रेशर हो जाता है रिसर्च स्कॉलर्स पे पेपर पब्लिकेशन का, तो उन्होंने इसको फ्री कर दिया है कि आप मत करिए पब्लिश, ऐसा उनकी तरफ से मैंडेटरी नहीं है। कंपल्सन नहीं है। यस, बट हमें करना पड़ता है क्योंकि प्रोफाइल बनानी है अपनी अच्छी, आपको आगे जाना है, कुछ करना है अच्छा, तो पेपर पब्लिकेशन इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो व्हाट स्किल्स हैव हेल्प्ड यू थ्रू आउट योर रिसर्च एंड एकेडमिक जर्नी मैम? स्किल्स तो मैं ये कहूंगी कि परसिवरेंस ये इम्पोर्टेंट स्किल रही है। बाकी उसके अलावा तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस कि हो जाएगा, कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा, आई फेथ पॉजिटिव इन गॉड। अप्रोच। यस, कि कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा। जब मेरे से मुझे लग रहा था कि सिविल सर्विसेज का नहीं हो पाएगा, तब भी मुझे था कि जो भी पाथ मैं आगे चुनूंगी उसमें कुछ ना कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि कुछ एक चीज नहीं हो पा रही है तो दूसरे में स्कोप नहीं है। तो यही वाला मेरा माइंडसेट हमेशा से रहा है। तो सब अच्छा होता गया, पॉजिटिव होता गया। एंड अपने आसपास एकदम ऑप्टिमिस्टिक लोग रखने चाहिए, मतलब यस यस। पॉजिटिव अप्रोच के लिए। तो मैम व्हेन यू लुक बैक एट योर जर्नी, तो क्या लगता है कि क्या सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग चीज रही है अभी तक? सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग चीज ये रही है कि जब मैंने किसी को कुछ नया सिखाया है तो उसके जो उसका रिस्पॉन्स मिलता है वो मुझे एकदम लगता है कि हाँ, ये आई मेड इट। तो अभी जैसे पीएचडी ज्वाइन करने के बाद हमें क्लासेस लेनी होती हैं, रिसर्च स्कॉलर्स क्लासेस लेते हैं साथ ही साथ। तो बीकॉम के बच्चे हैं, उनको नहीं आइडिया होता फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कि क्या करना है, कैसे करना है। तो जब मैं उनको काउंसिल कर पाती हूँ कि ऐसे कर लो, ये इस फील्ड में ज्यादा अच्छा है, अच्छा तुम्हें बैंकिंग चूज करनी है तो आपको ये काम करना होगा, ये बस केवल जॉब, पहले लोगों को ये लगता है कि बस जॉब मिल गई सब ठीक हो जाएगा, पर आपको जॉब में काम क्या करना है वो बहुत मैटर करता है। तो उनको ये सब चीजें बताना, फिर उसके बाद वो लोग कि चलो ये नहीं ये कर लेते हैं मैम, ऐसा कर सकते हैं क्या। तो जब मैं बताती हूँ और वो लोग, उनको लगता है कि नहीं कुछ अच्छा सीख लिया है मैंने, तो वो बहुत अच्छा फील होता है कि चलो इनको कोई काउंसिल तो कर पा रहे हैं, हमें कुछ बिल्कुल। आइडिया नहीं था उस मोमेंट पे कि हम क्या करेंगे। हमारे कंट्री में करियर काउंसलिंग जैसा पहली चीज तो कभी कुछ रहा नहीं, यस, क्योंकि और अपने लेवल पे ऑनेस्टली कोई हेल्प भी नहीं करता, वो बोलते हैं कि जैसा तुम्हें ठीक लगे कर बस लो। ऐसे ही वो बहुत वेग सा लगता है, बच्चे को तो पता हाँ नहीं है ठीक, कि क्या करना है। वही कि ठीक लगे, अच्छा तुम्हें मैथ्स में पॉइंट आ रही है क्या, अच्छा ठीक है बैंक में चले जाओ, पर बैंक में रियल लाइफ में क्या काम हो रहा है, कैसे करना है, उसका आइडिया नहीं उसका रहता है आइडिया नहीं उन्हें। है। आधे से ज्यादा बच्चे जो है सिर्फ जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ये यस, नहीं पता और है कि फिर पैशन क्या है। जॉब में आने के बाद मेंटल स्ट्रेस उनका इतना बढ़ जाता है कि ये काम, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट। बिल्कुल। तो वही। तो मैम व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव आवर स्टूडेंट्स जो कि नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जो पीएचडी परस्यू करने का प्लान कर रहे हैं? मेरी तरफ से यही एडवाइस है कि आराम से 4 घंटे दो पढ़ाई को, कुछ नया सीखते रहो, और एकदम ये वाला नहीं फील आने देना है कि बस ये नहीं हो पा रहा है तो कुछ नहीं हो पाएगा। अगर नेट क्वालिफाई कर लिया है तो देखो कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या कर सकते हैं साथ में। जॉब ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं नेट क्वालिफाई करने के बाद भी, तो वहां पे एंगेज कर लो खुद को, फिर पीएचडी में एनरोल करो, क्योंकि पीएचडी डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे आता है उनका एप्लीकेशन, तो फिर वो उसके लिए वेट करना नॉट वर्थ इट।
तो बिल्कुल। अपना कहीं न कहीं खुद को एंगेज करो, अपने नॉलेज का यूज़ करो, बच्चों को पढ़ाओ, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, अगर आपने क्वालिफ़ाई कर लिया है तो उनको पढ़ाओ, कुछ भी करो बट ऐसे ये नहीं मान लेना है कि कुछ हो ही नहीं पा रहा है। स्टे पॉज़िटिव और स्टे ग्रेटफुल कि आप ये कर रहे हो, आपको ये अपॉर्च्युनिटी मिली है कि आप प्रेप कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, उनको ये ऑप्शन ही नहीं मिलता है कि वो इस एज पे तैयारी आके करें। प्रिपरेशन भी कर सकें। बिल्कुल सही बात बोली है मैम, और मोस्टली गर्ल्स के साथ ऐसी चीज़ देखने के लिए मिलती यस। है कि प्रिपरेशन नहीं कर पाती हैं। तो उसमें मैम ऑफ़लाइन पढ़ाई या ऑनलाइन पढ़ाई, उसमें आपको क्या ज़्यादा अच्छा मतलब बच्चों के लिए? मेरे लिए पर्सनली ऑनलाइन बहुत अच्छा था। मुझे लगता है कि मेरे जैसी बहुत सारी लड़कियों के लिए ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप घर पे हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं हुँ, कि आप कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। बिल्कुल। आपको कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है, फिर भी आप आराम से टाइम दिया आपने फिगर आउट किया कि किसका मुझे समझ में आ रहा है कंटेंट एंड हुँ, आपने पढ़ाई कर ली। तो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म गर्ल्स के लिए तो बहुत अच्छा है, सबके लिए अच्छा है जिसको भी ये है कि वो एक चीज़ पे सेटल नहीं होना चाहता। हुँ, आपने कोई ऑफ़लाइन बैच लिया है और आपको नहीं समझ में आ रहा, तो फिर उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं होता है। हुँ। तो ऑनलाइन में अच्छा रहता है, ऑनलाइन तो और मैंने हमेशा से ऑनलाइन अपने प्रेफ़र किया। अकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हैं, टाइम के हिसाब हाँ, से जब टाइम के टाइम मिल रहा अकॉर्डिंग। है। और मेरे साथ ये भी था कि मैंने 2x की स्पीड पे ही सारे लेक्चर्स किए हैं, तो ये तो वो काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। बिल्कुल। मैम व्हाट इज़ दैट वन थिंग जो ऐसा आपको लगता है कि भाई ये मेरे को पहले पता होनी चाहिए थी? कोई ऐसी चीज़ है, जो आपके साथ आपको ऐसा लगता है कि भाई ये पहले पता होता तो ज़्यादा अच्छा रहता? लर्निंग न्यू स्किल्स इन ग्रेजुएशन। मैंने ग्रेजुएशन में कुछ भी बहुत नया नहीं सीखा, बस बीकॉम किया। हुँ, तो अगर अभी जो बच्चे हैं, अगर वो ग्रेजुएशन में हैं और अगर वो देख रहे हैं, तो आप साथ ही साथ, क्योंकि बहुत टाइम रहता है, बस हम क्लास करते हैं और एन्जॉय करते हैं। तो हाँ। साथ में शाम में 2 घंटे अपने स्किल एनहांसमेंट के लिए देना चाहिए। कुछ नया सीखो कि आप ग्रेजुएशन के बाद ही कुछ करने लग जाओ या साथ ही साथ करने लग जाओ। तो कुछ नया सीखते रहो ग्रेजुएशन से ही, हुँ, वो बहुत बेनिफिशियल होगा। मैंने नहीं सीखा, तो मुझे लगता है कि कोई भी बच्चा मिले तो मैं उसको ये बोलूँ कि आप अच्छा एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो? अगर बीकॉम कर रहे हो तो साथ में क्या कर रहे हो? हुँ। कुछ ना कुछ करते रहना कुछ चाहिए। ना कुछ करते रहना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल सेशन गया सौम्या मैम आपके साथ, एंड मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने अपने बिज़ी शेड्यूल में से टाइम निकाला। अभी बस क्लोजिंग की तरफ है हम लोग, तो एक जी। आखिरी सवाल ये है मेरा कि अभी ये पॉडकास्ट जैसे हमारे व्यूअर्स देखेंगे, तो इमेजिन करिए कि ये हमारा जो पॉडकास्ट है वो 5 साल बाद कोई देख रहा है बच्चा, तो क्या वो एक ऐसी चीज़ होगी जो आप चाहेंगी कि वो बच्चा याद रखे इस पॉडकास्ट के माध्यम से, आपके माध्यम से? अ, अगर किसी को कुछ याद रखना है तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे मेरा ये वाला एटीट्यूड है कि ग्रेटफुल रहना है टुवर्ड्स द थिंग्स, तो उसको वो बच्चा बस मुझसे ये सीखे कि उसको भी ग्रेटफुल रहना है, जो कुछ भी उसके पास है, जो कुछ भी उसने अचीव किया है, उसके टुवर्ड्स। हर चीज़ आ जाती है अपने समय पे अपने पास, आपके पास, लेकिन अगर आपका ये वाला एटीट्यूड है ना कि मैंने कुछ नहीं किया लाइफ में, मुझे कुछ नहीं मिला, हुँ, मेरे से ये नहीं हो पाया, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है जीना। अगर ये वाला एटीट्यूड है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें अचीव करी हैं, अच्छी जगह से मैंने पढ़ाई करी है, मैं ये कुछ भी कर रहा हूँ, अगर आप 10 के भी खुद से अर्न कर रहे हो, तो आप अपने लिए बहुत कुछ कर रहे हो, क्योंकि देयर आर मैनी पीपल जो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कुछ कर रखा है हुँ। प्रीवियस, बट फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्हें बस ग्रेटफुल रहना है कि जो भी कुछ आपके पास है और कुछ करते रहना है अच्छा, खुद को खुद को डेवलप करने के लिए, खुद की स्किल्स को डेवलप करने के लिए सब अच्छा हो जाएगा। बस होप नहीं लूज़ करना है। बिल्कुल। सौम्या मैम हैज़ ट्रूली सेट अ बेंचमार्क ऑफ हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन। तो मैं आशा करती हूँ कि हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से बच्चों तक बहुत सारी नई चीज़ें भी पहुँची होंगी, और आपके माध्यम से बच्चे सीखे होंगे बहुत सारी नई चीज़ें कि भई जेआरएफ में कौन-कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, कैसे पीएचडी में एडमिशन लेना है। तो थैंक यू सो मच सौम्या मैम फॉर थैंक जॉइनिंग यू उत्कर्ष, शिवांशी। थैंक यू शिवांशी। एंड इट्स आई माय प्लेज़र टू बी हियर। थैंक यू सो मच मैम, एंड आई होप कि इस सेशन के माध्यम से बच्चे, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा।
सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। ऐसे ही और सेशंस लेकर आते रहेंगे। थैंक यू मैम फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। थैंक यू सो मच।